हेलो डियर स्टूडेंट, विद्या एकेडमी में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लेकर आ रहे हैं। अभी हमने सबसे पहले 11th क्लास की एमसीक्यू सीरीज उठाई है हिस्ट्री की, जो 2024 एंड 25 के सैम्पल पेपर में जो आपका गवर्नमेंट का एजुकेशन वेबसाइट है वहां पे आपको दिखता है। ठीक है। सो सबसे पहले हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले रेलिवेंट वीडियोस जो हैं वो आपको मिलते रहें। आज के टाइम में एग्जाम्स में आपको दिखाई देता होगा कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो एमसीक्यू प्ले करते हैं। बिकॉज रीजन ये है कि कम से कम 20 to 20 एमसीक्यू जो 1 से लेकर 20 तक एमसीक्यू जो होते हैं वो हमें एग्जाम में दिखाई देते हैं। जनरली क्या होता है कि बच्चा एमसीक्यू पे अंडरस्टैंडिंग बना ही नहीं पाता। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो उस चीज की प्रैक्टिस नहीं कर पाता। दैट्स वाई उसका जो एमसीक्यू को ट्रांसलेट करने का तरीका है वो नहीं हो पाता। ठीक है। तो अब यहाँ पे यही एक कोशिश की जाएगी कि बच्चों की कमांड जो है वो एमसीक्यू पे भी ज्यादा से ज्यादा रहे। सिर्फ पर्पस क्या है? एमसीक्यू को ट्रांसलेट करने के बाद उन पर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ताकि आप अपने एग्जाम में, अगर आपके पास 21 एमसीक्यू आते हैं, 20 एमसीक्यूज आते हैं, तो उसमें से आपके कम से कम 20 एमसीक्यू सही होने चाहिए। बिकॉज आपको वो एमसीक्यू को समझ आ जाएगी किस तरह से आपको एमसीक्यू को कट करना है, किस तरह से आपको एमसीक्यू के आंसर्स को पिक करना है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले है द अर्लीस्ट नोन राइटिंग सिस्टम। पहले के जमाने में राइटिंग सिस्टम को क्या बोलते थे? तो पहले के जमाने में राइटिंग सिस्टम को बोलते थे क्यूनिफॉर्म। ठीक है। मतलब पहले के जमाने में अगर राइटिंग सिस्टम की बात करें तो देखो यहाँ पर है हीरोग्राफिक्स, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। अल्फाबेट्स तो अभी आप यूज करते हैं, पिक्टोग्राफ भी आप अभी यूज करते हैं। मैम क्यूनिफॉर्म क्या होता है? पिक्चर की फॉर्म में राइटिंग सिस्टम को लिखा जाता था इतिहास के अंदर, पहले के फॉर्म में। द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है डेवलप, वो कौन सी रिवर के बीच में डेवलप हुई थी? तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा यूफ्रेट्स एंड टिग्रीज के बीच में। मैं नेक्स्ट की अगर बात करूं, ये जो मैचिंग वाला क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको अलग से शॉर्ट्स में कराऊंगी, यहाँ पर क्लियर नहीं आ पाया है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, द सिटी ऑफ उर, उर की जो लोकेशन है सिटी की, वो कहाँ पर है? तो वो है आपकी मेसोपोटामिया में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करूं, द हेलेनिस्टिक पीरियड इज एसोसिएट विद द राइज ऑफ। अब सबसे पहले हेलेनिस्टिक पीरियड्स क्या थे मैम? इनके बीच में कौन आया था? तो यहाँ पर बताया कि इस पीरियड के अंदर रोम एम्पायर आया था, पर्शियन एम्पायर आया था, ग्रीक सिटी स्टेट्स आए थे, या मैक्डोनेनियन किंगडम्स डेवलप हुआ था। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपकी फिफ्थ क्वेश्चन की, अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपके फिफ्थ क्वेश्चन की, तो इस टाइम पे हुआ क्या था? इस टाइम पे जो आपकी ग्रीक सिटीज हैं, इनकी स्टेट्स जो है वो डेवलप हो रही थी। ठीक है, छोटे छोटे जो राज्य होते हैं उनमें बट रहा था ग्रीक। ठीक है, ग्रीक अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा था? छोटे छोटे राज्यों में डेवलप हो रहा था। इसके बाद मैं बात करूँ, द सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रा वॉज फाउंडेड बाय, एक अलेक्जेंड्रा के ऊपर पिक्चर भी है। ठीक है, ये हुरम मतलब अलेक्जेंड्रा जो थी वो एक रशियन, रशिया की मतलब गर्ल थी, जिनको क्यों क्यों क्या बोलते हैं, वो बंदी बना लिया गया था। ठीक है। तो इस तरह से उनकी स्टोरी है सिटी के अंदर। तो बेसिकली द सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रा किसने ढूंढी थी, हमारी इसके ऊपर बेस्ड है। इसके ऊपर पिक्चर भी है, अगर आप कहोगे तो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बट वो पिक्चर इतनी बच्चों के लायक, देखने लायक नहीं है, इसलिए वो शेयर करने लायक भी नहीं है। बट है इसके ऊपर एक पूरी पिक्चर बनी हुई है अलेक्जेंड्रा, जहाँ पे उनको नाम बाद में मिला था हुरम करके। द सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रा किसने फाउंड किया था? तो यहाँ पर अलेक्जेंड्रा द ग्रेट ने, द पॉलिटेमी ने, द सेल्कस ने, द एंटिगोन्स ने। तो अगर मैं इसका आंसर यहाँ पर देना चाहूँ तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इसको फाउंड किया था। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास गिव रीजन असर्शन है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व वही बच्चा कर सकता है जिनके चैप्टर के ऊपर कमांड बहुत अच्छी है, या जिस बच्चे के चैप्टर के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, ये वाली बात है। द टू स्टेटमेंट्स आर असर्शन ए एंड रीजन आर गिवन बिलो, रीड देम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द मंगोल्स वर हाईली स्किल्ड हॉर्समैन, मतलब मंगोल्स जो थे वो जो घुड़सवारी में बहुत ही ज्यादा स्किल्ड थे। They lived in a nomadic lifestyle and depend on horses for their survival. Basically वो अपना लाइफस्टाइल कैसे nomadic की तरह लाइफस्टाइल जीते थे, डिपेंड ऑन द horses ऑफ सर्वाइवल। वो ज्यादातर उस तरह से जीते थे जहां उनको घुड़सवारी करने के लिए मिल सके, उनको उनको उनकी घुड़अंदाजी दिखाने के लिए मिल सके, वहां पर वो लोग रहते थे। तो बताइए कि एसर्शन में देखा कि मंगोल्स जो है वो स्किल्ड है हॉर्समैन में। ठीक है, एंड कहा नोमैडिक स्टाइल में रहते हैं बिकॉज इट डिपेंडेंट ऑन द horses फॉर देयर सर्वाइवल, और वो बेसिकली वहीं पर सर्वाइव करते
करते हैं जहां पे उनके हॉर्सेस सर्वाइवल हो सके। तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ए। दोनों करेक्ट है एंड एक्सप्लेनेशन भी इसकी करेक्ट है। अगर मैं 8 की बात करूं, मैचिंग, ये थोड़ा क्लियर है तो ये मैं करा देती हूँ। यहाँ नाइट है मेनोर, चर्च है फ्रैंक। अगर इसका क्वेश्चन यहाँ पर पढ़े तो उसमें मैचिंग ही पूछा गया है, तो ये बताइए कि कौन सी चीज कहाँ पर है। अगर मैं नाइट की बात करूं तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर, मतलब कि इसका आंसर है 3। ठीक है। अगर मैं चर्च की बात करूं तो चर्च नहीं नहीं, इसका आंसर है, एक मिनट, ये सॉल्व कर लिया था मैंने। अगर मैं यहाँ पर नाइट की बात करूं तो इसका फर्स्ट वाले का आंसर है 3, बिल्कुल सही तो था, 3। ठीक है। उसके बाद अगर मैं चर्च की बात करूं तो इसका आंसर है पोप। उस टाइम पोप का राज था, सबको पता ही है। पहले इतिहास में सबसे पहले चर्च का ही जो भी चीजें थी वो चर्च के द्वारा ही बनाई गई, सबसे पहले पोप ही थे। ठीक है। उसके बाद बाकी चीजों का इन्वेंशन होना शुरू हुआ 350 क्रिस्ट से भी पहले, इनसे पहले इनकी पूरी हिस्ट्री है। अगर मैं लॉर्ड की बात करूं तो लॉर्ड यहाँ पर कहाँ पर आते हैं? ये रहा मेनोर, नंबर 1। एंड गॉल की अगर मैं बात करूं तो क्या रहेगी? फ्रैंक रहेंगे। ठीक है। अगर मैम इनके बारे में डिटेल में थोड़ा बताने की कोशिश करें तो इट इज नॉट अ डिटेल क्लास, इट्स एमसीक्यू क्लास। इट नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे थोड़ा बस इनके लिए रीजनिंग भी लेके आए, आगे जाके आपको कुछ क्वेश्चंस की रीजनिंग भी यहाँ पर नजर आएगी। अच्छा, ये देखते हैं। अब ये भी देखो, गिव रीजन एसर्शन वाला क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 आपको नहीं दिखाई दिया होगा, बिकॉज क्यों? क्योंकि वो विजुअलाइज्ड वाले बच्चों के लिए था। विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे जो होते हैं, जो देख नहीं पाते या कम दिखाई देता है या आंख में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे ही। द लॉर्ड हैड हिज ओन मैनोर हाउस, जो लॉर्ड होते थे उनका खुद का घर होता था। एंड फ्रॉम द 19th सेंचुरी सम कास्टलेस वर मेड बिगर फॉर अस एज आर रेजिडेंस ऑफ अ नाइट फैमिली। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो ये देखो, इनके खुद के हाउस होते थे, बिल्कुल सही है, लेकिन नाइट फैमिली के रेजिडेंस उनसे बड़े होते थे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, हु फाउंडेड द सोसाइटी ऑफ जीसस। तो इजीनियस लॉयला, मार्टिन लूथर, विलियम हार्वे और कैल्विन। इन चारों में से सोसाइटी ऑफ जीसस का किसने फाउंड किया था? सोसाइटी ऑफ जीसस को, तो यहाँ पर नाम आएगा कैल्विन ने। अगर कोई आपसे पूछे कि फाउंडर ऑफ सोसाइटी ऑफ जीसस कौन है, फाउंडर ऑफ सोसाइटी ऑफ जीसस कौन है? कैल्विन। हु रोट डिवाइन कॉमेडी, किसने लिखी थी डिवाइन कॉमेडी? वर्गिल ने, पेट्रार्च ने, सैरियो ने, डेंटे ने। तो किसने लिखी थी? पेट्रार्च। ठीक है। इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि कब लिखी, क्यों लिखी, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद मैं बात करूं, नेम द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री फ्रॉम 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। यूरोपियन हिस्ट्री जो 14th सेंचुरी में थी, उसका नेम ऑफ सोर्स, किस तरह से लोगों को उसके बारे में पता चला, उनका सोर्स क्या था, तो उसका नाम क्या है? स्कल्पचर्स के द्वारा, पेंटिंग के द्वारा, प्रिंटेड बुक्स के द्वारा, या ऑल ऑफ द अबव। स्कल्पचर्स कौन होते हैं? जो मूर्तियां बनाते हैं। पेंटिंग, पेंटकार जो पेंटिंग पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं। प्रिंटेड बुक एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हमारा आएगा ऑल ऑफ द अबव। तीनों चीजों के द्वारा हमें 14th सेंचुरी की हिस्ट्री के बारे में पता चला। When Mongols started trade with China through the Silk Route in the 12th century, who benefit from it? When Mongols started trade, जब मंगोल्स ने स्टेट को ट्रेड को स्टार्ट किया, किसके साथ? चाइना के साथ। कौन सा रूट? सिल्क रूट के बारे में, जहां पर वो अपना व्यापार करते थे सिल्क रूट के द्वारा। ठीक है। 12th सेंचुरी में, तो हु बेनिफिट फ्रॉम इट, उससे किसको बेनिफिट होता था? ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को, ईस्टर्न एशियन कंट्रीज को, या वेस्टर्न एशियन कंट्रीज को, किसको बेनिफिट होता था? तो यहाँ पर जो हमारा जवाब आएगा वो आएगा हमारा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को, उससे बेनिफिट होता था, क्योंकि एक जगह से माल इंपोर्ट होकर एक्सपोर्ट हो रहा है किसी अदर कंट्री में, तो ऑब्वियस सी बात है, जहां से माल जा रहा है, एक तो उसको बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि जिस जगह से माल जा रहा है वहां सस्ता है, और जहां से जा रहा है वहां महंगा बिकेगा। और जिस रास्ते से जा रहा है, तो उस रास्ते का जो टैक्स होगा वो भी उस कंट्री को जाएगा जहां पे वो, जिस कंट्री से वो रास्ता होके गुजरता है। तो ऑब्वियस सी बात है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को क्या हो रहा था? बेनिफिट हो रहा था। नेक्स्ट की बात करते हैं, द टर्म नेटिव अमेरिकन रेफर टू। सबसे पहले नेटिव अमेरिकन कौन होते हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द इंडिजीनियस पीपल ऑफ नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, स्पेशली दोज इंडिजीनियस टू व्हाट इज नाउ द कॉन्टिनेंटल यूएस। अगर मैं बात करूं मेंबर ऑफ एनी इंडिजीनियस पीपल की, जो कि किससे बिलोंग करते हैं? नॉर्थ अमेरिका से,
सेंट्रल से, साउथ अमेरिका से, स्पेशली इंडिजीनियस टू व्हाट इज नाउ द कॉन्टिनेंटल यूएस, मतलब जितने भी यूएस है कॉन्टिनेंटल के, वहां पर जितने भी लोग हैं आसपास में बिखरे हुए, वो क्या है, नेटिव अमेरिकन है ना। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, देखो आंसर आ गया, इंडिजिनियस पीपल ऑफ नॉर्थ अमेरिका किसको रेफर करता है, पीपल हु माइग्रेट टू नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम यूरोप। इंडिजिनियस पीपल ऑफ नॉर्थ अमेरिका ही आएगा या कुछ और आएगा, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर आएगा जहां पर यूरोपियंस एंड नेटिव ऑफ अमेरिकन एनकेस्टर्स दोनों रहते हैं, वो दोनों के दोनों आएंगे एंसेस्टर्स। द रिजर्वेशन रेफर्स टू, रिजर्वेशन किसके बारे में बताती है, रिजर्वेशन क्या होता है, जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए रिजर्व हो जाते हैं, जैसे आपने कोई चीज ली, ठीक है, कोई लैंड लिया आपने, अब वो एक उस आपने वहां पर क्या कहते हैं, सपोज टेम्पल ओपन कर दिया, अब आपने वहां पे टेम्पल ओपन करा और आपने देखा, टेम्पल ओपन करने के बाद अब वो जो जगह है वो टेम्पल के लिए रिजर्व हो गई, उस पर कोई और काम नहीं किया जा सकता, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको रिजर्वेशन बोलते हैं। द पीस ऑफ लैंड सेट असाइड द नेटिव अमेरिकन, या क्या उस जगह जो थी वो नेटिव अमेरिकन के लिए सेट असाइड हो गई थी। द ट्रीटी बिटवीन नेटिव अमेरिकन एंड द यूएस गवर्नमेंट, द कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ नेटिव अमेरिकन एंड रिलीजियस सेरेमनी ऑफ नेटिव अमेरिकन, इनके चारों में से किसके लिए ये बात करती है, तो यहाँ पर आंसर आएगा ए, द पीस ऑफ लैंड सेट फॉर नेटिव अमेरिकन के लिए, पीस वो लैंड का जो टुकड़ा है वो उनके लिए रिजर्व कर दिया गया। इसके बाद द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन द अमेरिकाज लेड टू the spread of disease among Native Americans population, the introduction of new crops and animals, the displacement of Native Americans people from their hands। अगर यहाँ पर मैं बात करूं इन चीजों की, तो यहाँ पर spread of disease among Native Americans population, मतलब अराइवल्स ऑफ यूरोपियन इन द अमेरिकन अमेरिकाज लेड टू, मतलब जो यूरोपियंस है अराइव करके अमेरिका में जाते हैं, वो क्या करते हैं वहां पर, स्प्रेड टू डिजीज, बीमारियां फैलाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स और एनिमल का इंट्रोडक्शन देते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेटिव अमेरिकन पीपल फ्रॉम देयर हैंड्स, और डिस्प्लेसमेंट होता है नेटिव अमेरिकन पीपल का उनके हाथों से, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेटिव अमेरिकन, उनको डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है वहां से, पीपल ऑफ फ्रॉम देयर हैंड से। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंडियन रिमूवल एक्ट 1830, ये क्या था, ये 28 मई 1830 को ये एक्ट आया था। फर्स्ट मेजर, इसको मैं बंद करती हूँ एक बार, फर्स्ट मेजर लेजिस्लेटिव डिपार्चर फ्रॉम द यूएस पॉलिसी ऑफ ऑफिशियली रिस्पेक्टिंग द लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द अमेरिकन इंडियंस। यहाँ पर इस एक्ट को लाने का मतलब ये था कि यहाँ पर स्पेशली पॉलिटिकल राइट्स ऑफ अमेरिकन इंडियंस के बारे में बात की गई थी, मतलब जो इंडियंस अमेरिकन इंडियंस, ध्यान से सुनना, अमेरिकन इंडियंस मतलब अमेरिका में जाके बसे हुए हैं इंडिया के, लेकिन बसे कहाँ पर हुए, इंडिया अमेरिका में। दिस एक्ट ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू ग्रांट इंडियन ट्राइब्स unsettled western Paris land in exchange for their desirable territories with the state borders। जैसे कुछ लोग होते हैं जाते हैं और जाके ना साइड पे बस जाते हैं, मतलब वहां के सिटीजन तो है नहीं वो, बस जाके उनकी टेरिटरीज में जाकर ट्राइब्स में बन के बैठ गए, ठीक है। एंड इन द साउथ ईस्ट फ्रॉम विच द ट्राइब्स वुड बी रिमूव, तो वहां से उनको हटाने के लिए ये एक्ट लाया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ऑथराइज द फोर्स रीलोकेशन फॉर नेटिव अमेरिकन टू द वेस्ट, protected the rights to Native Americans, promoted to assimilation of Native Americans into American society, all of the above। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, सी आएगा, इसका आंसर आपका प्लेसमेंट नेटिव अमेरिकन, ठीक है, ये आपका इसका आंसर आएगा। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं यहाँ पर, तोकुगावा शुगांते वॉज, क्या है ये, मिलिट्री है, गवर्नमेंट है रूल्स ऑफ जापान की, या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है रूल्स ऑफ जापान की, या फेडरल सिस्टम है रूल्स ऑफ जापान का, या मोनार्ची सिस्टम है रूल ऑफ जापान का। दोबारा सुन लो, मिलिट्री सिस्टम है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम है, या मोनार्ची है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा कि तोकुगावा शुगांते जो है वो वहां की मिलिट्री गवर्नमेंट का नाम है, जो 1603 से लेकर 1867 मतलब 1603 टू 1867 तक उन्होंने वहां पर क्या किया, राज किया। उसके बाद में बात करती हूँ मेजी गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ फोकू कोयाय कोहाय 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 फोकू कोहाय मीन्स क्या होता है, रिच कंट्री स्ट्रॉन्ग आर्मी, पीसफुली नेशन हैप्पी पीपल, ट्रेडिशनल जापान मॉडर्न वर्ल्ड, एंड आइसोलेटेड नेशन और प्रॉस्पेरस पीपल की अगर मैं बात करूं, तो इसका आंसर क्या है, मेजी गवर्नमेंट पॉलिसी फोकू कोहाय का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पीसफुली नेशन एंड हैप्पी पीपल, देश में शांति बनी रहे और लोग खुश रहे। इसके बाद मेजी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी ऑफ वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन,
आइसोलिज्म एंड ट्रेडिशनलिज्म, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, फेडरलिज्म एंड फेडरलिज्म। मतलब मेजी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी का क्या मतलब होता है यहाँ पे? यहाँ पर मतलब होता है कि वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, आइसोलाइजेशन एंड ट्रेडिशनलिज्म। मेजी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है अपनी पॉलिसी को, तो किस वे में इंप्लीमेंट कर रही है? तो इसका आंसर है आइसोलेशनिज्म एंड ट्रेडिशनलिज्म। मतलब अपने ट्रेडिशन को आगे लाने की ये क्या कर रही है? कोशिश कर रही है। ठीक है, ये मेजी गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन था अपनी पॉलिसी में। वो अपनी पॉलिसी के अंदर क्या कर रही थी? लोगों को आइसोलेट कर रही थी, ये बताने के लिए कि कैसे आपको अपने ट्रेडिशन को आगे लेकर आना है, कैसे लोगों को आपको अपने ट्रेडिशन के बारे में बताना है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी ये वीडियो सुनने के लिए। प्लीज अगर आपको लगता है कि हाँ इस तरह के एमसीक्यूज आपको और भी मिलते रहने चाहिए, तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।